है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, मैं एक बार फिर से शकील साजिद आपके साथ DA न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम शौर्य गाथा लेकर। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व आज देशवासियों की एकता, अखंडता और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए एक प्रेरक शक्ति है। वे भारत के एक आजादी के मतवाले अधिवक्ता और राजनेता थे। उन्हें लोग सरदार पटेल के नाम से जानते थे। सरदार का अर्थ होता है प्रमुख। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत में रियासतों के एकीकरण की सबसे बड़ी चुनौती को उन्होंने बिना कोई खून बहाए सफलतापूर्वक हल कर दिया और इस विलय ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में सशक्त और समृद्ध बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा जो भारत की एकता और अखंडता का आधार बना, उनका नारा पढ़कर कोई भी भारत को विकसित बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। आइए आज हम आपको बताते हैं हमारे खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी खास बातें। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद गुजरात में लेवा पटेल यानी पाटीदार जाति में हुआ था। वे झबेर भाई पटेल और लाडवा देवी की चौथी संतान थे। सोमा भाई, नरसी भाई और विट्ठल भाई उनके अग्रज थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात का खेड़ा डिवीजन उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। बारडोली सत्याग्रह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जो 1928 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में हुआ था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों का लगान 30% बढ़ा दिया था, जिसका पटेल ने पुरजोर विरोध किया। इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने भी सख्त कदम उठाए थे, लेकिन आखिरकार उन्हें किसानों की मांगे मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने पूरे मामले की जांच के बाद लगान में 22% की बढ़ोतरी को गलत पाया और इसे घटाकर 6.03% कर दिया। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। बारडोली के संदर्भ में किसान संघर्ष और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बीच संबंध को समझाते हुए गांधी जी ने कहा कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और ये संघर्ष हम सबको मंजिल तक पहुंचाने में सीधे स्वराज के संघर्ष से भी ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियों पटेल के पक्ष में थी। गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए पटेल जी ने स्वयं को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से दूर रखा और उन्होंने इसके लिए नेहरू का समर्थन किया। उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया, लेकिन इसके बाद भी नेहरू और पटेल के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने रहे। इसके चलते कई मौकों पर दोनों ने अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी भी दी। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों यानी बची हुई राज्यों का भारत में विलय कराना था,
जिसे उन्होंने बिना कोई खून बहाए पूरा किया। उन्हें केवल हैदराबाद राज्य में ऑपरेशन पोलो के लिए सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। 1950 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कांग्रेस के भीतर नेहरू के लिए बहुत कम विरोध बचा था। आजादी के समय भारत में 562 रियासतें थी और इसका क्षेत्रफल भारत का 40% था। आजादी से ठीक पहले संक्रमण काल में सरदार पटेल ने बीपी मेनन के साथ मिलकर कई रियासतों को भारत में विलय कराने का काम शुरू कर दिया था। पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर सभी रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद राज्य के राजाओं ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। जूनागढ़ स्वराष्ट्र के पास एक छोटी सी रियासत थी और चारों तरफ से भारतीय भूमि से घिरी हुई थी। यह पाकिस्तान के नजदीक नहीं था। वहां के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की अधिकांश जनता हिंदू थी और भारत में विलय चाहती थी। जब नवाब का बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में घुस गई, जबकि नवाब पाकिस्तान भाग गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में शामिल हो गया। फरवरी 1948 में वहां जनमत संग्रह हुआ जो भारत में विलय के पक्ष में था। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी हुई थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से एक स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी। वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा, जिससे पटेल चिंतित हो गए और अंततः 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिन के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि समस्या का एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिन ब दिन बढ़ती गई। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का अखंड भारत बनाने का सपना साकार हुआ और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। अब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहां लागू होंगे। यह पटेल जी को कृतज्ञ राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल में आकाश पाताल का अंतर था। यद्यपि दोनों ने इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त की थी, परंतु सरदार पटेल वकालत में पंडित नेहरू से बहुत आगे थे और उन्होंने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के विद्यार्थियों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेहरू प्रायः सोचते रहते थे, सरदार पटेल उसे कर डालते थे। नेहरू शास्त्रों के ज्ञाता थे, पटेल शास्त्रों के पुजारी थे। पटेल ने भी उच्च शिक्षा पाई थी, परंतु उनमें किंचित भी अहंकार नहीं था। वे स्वयं कहा करते थे, मैंने कला या विज्ञान के विशाल गगन में ऊंची उड़ानें नहीं भरी। मेरा विकास कच्ची झोपड़ियों में, गरीब किसान के खेतों की भूमि और शहरों के गंदे मकानों में हुआ है। जबकि पंडित नेहरू को गांव की जिंदगी और जीवन से चिढ़ थी। पंडित नेहरू अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के इच्छुक थे और समाजवादी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह, सूचना और रियासत विभाग के मंत्री भी थे। सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई।
एक बार उन्होंने सुना कि बस्तर की रियासत में कच्चे सोने चांदी का बड़ा भारी क्षेत्र है और इस भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद की निजाम सरकार खरीदना चाहती है। उसी दिन वे परेशान हो उठे। उन्होंने अपना एक थैला उठाया, वीपी मेमन को साथ लिया और चल पड़े। वे उड़ीसा पहुँचे। वहाँ के 23 राजाओं से कहा, कुएं के मेढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। आखिर 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद छोड़कर उस लौह पुरुष ने सभी रियासतों को भारत में मिला दिया। इन 3 रियासतों में भी जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को मिला लिया गया और जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। 13 नवंबर को सरदार पटेल ने सोमनाथ के भग्न मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जो पंडित नेहरू के तीव्र विरोध के बाद भी बना। 1948 में हैदराबाद भी केवल 4 दिन की पुलिस कार्रवाई द्वारा मिला लिया गया। ना कोई बम चला, ना कोई क्रांति हुई, जैसा कि डराया जा रहा था। जहां तक कश्मीर रियासत का प्रश्न है, इसे पंडित नेहरू ने स्वयं अपने अधिकार में लिया हुआ था, परंतु यह सत्य है कि सरदार पटेल कश्मीर में जनमत संग्रह और कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने पर बेहद क्षुब्ध थे। निस्संदेह सरदार पटेल द्वारा 562 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को इन रियासतों के बारे में लिखा था, रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। यद्यपि विदेश विभाग पंडित नेहरू का कार्यक्षेत्र था, परंतु कई बार उप प्रधानमंत्री होने के नाते कैबिनेट की विदेश विभाग समिति में उन्हें जाना होता था। उनकी दूरदर्शिता का लाभ यदि उस समय लिया जाता तो अनेक वर्तमान समस्याओं का जन्म न होता। 1950 में पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में पटेल ने चीन तथा उसकी तिब्बत के प्रति नीति से सावधान किया था और चीन का रवैया कपटपूर्ण और विश्वासघाती बतलाया था। अपने पत्र में चीन को अपना दुश्मन, उसके व्यवहार को अभद्रतापूर्ण और चीन के पत्रों की भाषा को किसी दोस्त की नहीं, भावी शत्रु की भाषा कहा था। उन्होंने यह भी लिखा था कि तिब्बत पर चीन का कब्जा नई समस्याओं को जन्म देगा। 1950 में नेपाल के संदर्भ में लिखे पत्रों से भी पंडित नेहरू सहमत नहीं थे। 1950 में ही गोवा की स्वतंत्रता के संबंध में चली 2 घंटे की कैबिनेट बैठक में लंबी वार्ता सुनने के पश्चात सरदार पटेल ने केवल इतना कहा, क्या हम गोवा जाएंगे? केवल 2 घंटों की बात है। नेहरू इससे बड़े नाराज हुए थे। यदि पटेल की बात मानी गई होती तो 1961 तक गोवा की स्वतंत्रता की प्रतीक्षा न करनी पड़ती। सरदार पटेल जहां पाकिस्तान की धोखेबाज और धूर्त चालों के प्रति सतर्क थे, वहीं उन्होंने देश के विघटनकारी तत्वों के प्रति भी आगाह किया था, विशेषकर भारत में मुस्लिम लीग और कम्युनिस्टों की भेदभाव, जबकि रूस के प्रति उनकी भक्ति से परिचित थे। कई विद्वान कहते हैं कि सरदार पटेल बिस्मार्क की तरह थे, लेकिन टाइम्स ऑफ लंदन ने लिखा, पटेल की तुलना में बिस्मार्क की सफलताएं महत्वहीन हैं। यदि पटेल के कहने पर चलते तो कश्मीर, चीन, तिब्बत और नेपाल के हालात आज जैसे न होते। पटेल वास्तव में मनु के शासक के अवतार थे। उनमें कौटिल्य की कूटनीति और महाराज निरंतर संघर्ष में जीवन जीने वाले सरदार पटेल को किताब लिखने से फुर्सत नहीं थी, परंतु उनके द्वारा लिखे गए पत्रों, टिप्पणियों और दिए गए व्याख्यानों के रूप में एक विशाल साहित्य उपलब्ध है, जिनके संकलन विभिन्न रूपों में प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सरदार पटेल के पत्र है, जो स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दस्तावेजों का महत्व रखते हैं। 1945 से 1950 की अवधि के ये पत्र पहली बार दुर्गादास के संपादन में नवजीवन प्रकाशन मंदिर से 10 खंडों में अंग्रेजी में प्रकाशित हुए थे। इस विशाल संग्रह से चयनित पत्र व्यवहार वी शंकर के संपादन में 2 खंडों में प्रकाशित हुए, जिनका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ। इन संकलनों में न केवल सरदार पटेल के पत्र, बल्कि उन संदर्भों में उन्हें लिखे गए अन्य लोगों के महत्वपूर्ण पत्र भी संकलित हैं। विभिन्न विषयों पर केंद्रित उनके विविध लिखित साहित्य को संकलित कर अनेक पुस्तकें भी तैयार की गई हैं। शिवाजी की दूरदर्शिता थी। वे न केवल सरदार थे, बल्कि भारतीयों के दिलों के सरदार थे। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जन्मतिथि के अवसर पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में
सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक नए स्मारक की आधारशिला रखी। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की लोहे से बनी एक विशाल प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया, इसलिए इस स्मारक का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया। प्रस्तावित प्रतिमा केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के मध्य में स्थित एक छोटे चट्टानी द्वीप साधु बेट पर स्थापित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऊंचाई 240 मीटर है, जिसका आधार 58 मीटर है। प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग दोगुनी ऊंची है। 2018 में बनकर तैयार हुई इस प्रतिमा को 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। यह प्रतिमा लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल में बनकर तैयार हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक एक संग्रहालय और प्रदर्शनी केंद्र है, जो भारत के राजनीतिक और सामाजिक नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह संग्रहालय मोती शाही महल या शाहीबाग पैलेस में स्थित है, जिसे शाहजहां के लिए बनवाया गया था जब वह अहमदाबाद का गवर्नर था। यह महल अपनी वास्तुकला और उद्यानों के लिए देखने लायक है। गुजरात के अपने गवर्नर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अहमदाबाद में शाही बाग और मोती शाही महल का निर्माण करवाया। साथ ही साबरमती नदी के पास महिलाओं का महल भी बनवाया। कहा जाता है कि इस महल का निर्माण अकाल संकट के दौरान रोजगार सुनिश्चित करने के उपाय का हिस्सा था। महल का निर्माण 1621वीं ईस्वी में पूरा हुआ था। हालांकि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद महल बेकार हो गया था, लेकिन 18वीं सदी में अहमदाबाद आने वाले आगंतुकों ने बताया कि 1780 के दशक में इस उद्यान में शानदार सरू, देवदार, ताड़, चंदन, कैसिया, आम, इमली और अन्य फैले हुए फलों के पेड़ थे। हालांकि तब तक इसके कुछ बुनियादी ढांचे खंडहर में तब्दील हो चुके थे। जब अलेक्जेंडर किनलोच फोर्स ने 1780 के दशक में अहमदाबाद का दौरा किया, तो वे शहर की 2 इमारतों शाहीबाग पैलेस और जामा मस्जिद से प्रभावित हुए। वे पॉलिश किए गए सफेद प्लास्टर और शानदार ढंग से रंगी छतों वाले सैलून, अल्बास्टर जैसी दीवारों और उभरी हुई छतों वाले कमरों और छोटी नहरों और फव्वारों से सजे आसपास के मंच से प्रभावित हुए। 1780 के दशक में बनाए गए महल के चित्र में इमारत को पेड़ों के बीच स्थित दिखाया गया है, जो साबरमती के पश्चिमी तट से दिखाई देता है। इसके बाद अंग्रेजों ने सिविल सेना के अधिकारियों को समायोजित करने के लिए महल में और विंग बनाए। जून 1863 में भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर की पहली सक्रिय पोस्टिंग अहमदाबाद में हुई थी, जहां वे शाहीबाग पैलेस में रुके थे। इस अवधि के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर इस महल के एक कमरे में रहते थे। एक पट्टिका के अनुसार उन्होंने अपने पहले संगीतमय गीत इसी महल में रहने के दौरान लिखे थे। उनकी बंगाली लघु कथा क्षुदिता पाषाण या खुदितो पाषाण अंग्रेजी में भूखे पत्थर की प्रेरणा इसी महल में उनके प्रवास से मिली थी। यह महल गुजरात का पहला राजभवन बन गया, जब 1960 में भारत के द्विभाषी बॉम्बे राज्य से 2 नए राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए। 1978 में राज्यपाल के निवास को शाहीबाग पैलेस से गांधीनगर में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि नवनियोजित और विकसित गुजरात की राजधानी है। 1975 में गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म शताब्दी पर उनके सम्मान में एक स्मारक बनाने का फैसला किया। इस प्रकार 7 मार्च 1980 को शाहीबाग पैलेस में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई। महल परिसर में एक पोर्टिको महल के प्रवेश द्वार को चिन्हित करता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक है। महल के केंद्रीय हॉल में सरदार पटेल, उनके परिवार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके सहयोगियों के चित्र कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित है। स्मारक संग्रहालय में उनके निजी सामान भी रखा गया है। सरदार पटेल के पहनावे में बदलाव देखना दिलचस्प है। जब वे बैरिस्टर थे तो वे यूरोपीय शैली के कपड़े पहनते थे और राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होने के बाद उन्होंने खादी धोती और कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। संग्रहालय का एक मुख्य आकर्षण ऐतिहासिक राजनीति कार्टूनों का प्रदर्शन है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे,
फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।